अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे नेक्स्ट लैब जो कि बेस्ड है डिजिटल एलिवेशन मॉडल पे। डिजिटल एलिवेशन मॉडल बेसिकली होता है क्या है कि ऐसा डाटा जो कि एलिवेशन को रिप्रेजेंट करे। डिजिटल एलिवेशन मॉडल को हम शॉर्ट टर्म में डैम या DEM भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस में आता है। मोस्ट प्रोबेबली जो इस वक्त फ्रीली डाटा और सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला जो अवेलेबल है वो है 12.5 मीटर का पल्सार का डाटा। पल्सार बेसिकली सैटेलाइट है। तो ये डाटा जो है ये DEM ये इनिशियली अगर हम देखा जाए रिमोट सेंसिंग के जितने भी डाटा हैं ये डिज़ाइन किए गए थे मिलिट्री पर्पज़ के लिए। तो विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसकी एडवांसमेंट होती गई तो डाटा पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, USGS से। तो लेकिन जो पब्लिक के लिए फ्री किया गया था वो मतलब इतना हाईली एक्यूरेट या हाई रेजोल्यूशन में डाटा नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम पास होता गया जो उस ज़माने का जो हाई रेजोल्यूशन थी वो आज के ज़माने के लिए लो रेजोल्यूशन होती गई और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपके लिए फ्री होता गया। और लेकिन इस वक्त जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है वो अप टू सेंटीमीटर्स तक अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक के लिए जो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट वो है 12.5 मीटर। बेसिकली अब ये 12.5 मीटर और 3 मीटर 30 मीटर इसका मतलब क्या है? इसका देखें, हमारे पास जो रास्टर डाटा होता है वो पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज कि ये एक पिक्सल है, ये आपस में मिल के एक शेप बनाते हैं हमारे पास। अब इस पिक्सल के अंदर अगर इसकी रेजोल्यूशन जो है वो है 30 मीटर, मींस कि जो इस 30 मीटर के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा बेसिकली एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जो रास्टर डाटा होता है इसकी पिक्सल का एक डिजिटल नंबर होता है। उस डिजिटल नंबर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर इसका कुछ भी डिजिटल नंबर होगा तो जो GIS है या रिमोट सेंसिंग का सॉफ्टवेयर है वो इसको उस नंबर के बेस पर रिकग्नाइज करेगा कि ये पिक्सल जो है ये इतने एलिवेशन पे है, ये पिक्सल इतने एलिवेशन पे है। अब ये 30 मीटर का अगर ये एक पिक्सल साइज है तो 30 मीटर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी, मतलब 30 मीटर उसके लिए सेम होगा। तो थोड़ी बहुत जो रेजोल्यूशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एक पिक्सल साइज 12.5 मीटर का है। अब ये देखें 12.5 मीटर होने की वजह से इसकी डिजिटल नंबर कुछ और होगा, इसका डिजिटल नंबर कुछ और होगा। तो जो वेरिएशन है ना वो ज़्यादा आ जाएगी। मतलब जो आप आपने कभी भी नहीं देखा होगा नेचर के अंदर कि 30 मीटर की टाइल जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरिएशन आती है इंचज़ के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर। तो जितना आपका पिक्सल साइज छोटा होता जाएगा उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन होती जाएगी। अब ये 12.5 मीटर कुछ बेहतर है इसके लिए। अगर हम इंचज़ में चले जाएं, सेंटीमीटर में चले जाएं तो वो तो बहुत ही अच्छा एक्यूरेट और अच्छा डाटा हमारे पास आएगा। तो इस लैब के अंदर जो हम काम करेंगे वो करेंगे 30 मीटर के अंदर, लेकिन जो मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा जो पहला स्टेप है इस लैब का वो होगा 12.5 मीटर का DEM। उसकी वजह ये है कि मैं आपको 30 मीटर पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का इश्यूज़ होता है इंटरनेट का। तो जब ये आपको डाटा सेंड किया जाएगा तो वो अगर मैं आपको 12.5 मीटर का करूँगा तो वो अच्छी रेजोल्यूशन होने की वजह से वो उतनी ही साइज़ का ज़्यादा है, उतनी ही मेमोरी कंज्यूम करती है। तो वो आपके लिए डाउनलोड करना फिर मसला बन सकता है। इसलिए 30 मीटर की टाइल मैं आपको सेंड करूँगा। लेकिन जो आपको डाउनलोड आपने करना है, अगर आपने कभी रिसर्च पर्पज़ के लिए अपने लिए, तो हमेशा आइडियल ये है कि जो करंट हाईली रेजोल्यूशन वाला फ्रीली अवेलेबल डाटा है वो डाउनलोड करें। तो जो इस वक्त जो फ्रीली अवेलेबल है वो है 12.5 मीटर पल्सार DEM। पल्सार सैटेलाइट है जिसके थ्रू ये डाटा एक्वायर किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि वो बेसिकली डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके लिए ये वेबसाइट है अलास्का सैटेलाइट फैसिलिटी की, ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो इसको जब ओपन करें तो आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो क्लास आपने करना है वो है आपने अपना अकाउंट बनाना है इसके अंदर।
ये आप यहाँ पे ऑप्शन देखें, इस जगह पे देखें मेरा ऑलरेडी मैंने साइन इन किया हुआ अपने अकाउंट से। पर आप लोगों का यहाँ पे भी अकाउंट नहीं बना होगा, तो आपने यहाँ पे इसके अंदर अपना अकाउंट बनाना है। उसके लिए सिंपल आपको अपनी ईमेल आईडी, अकाउंट का नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ आपने ऐड करना है और साइन अप कर देना है। तो आपका आईडी बन गई, आपने लॉगिन कर दिया। तो आप नेक्स्ट स्टेप जो फिर आपका होगा वो अपने यहाँ से डाटा सेट जो है ये अलोस पल्सार को सिलेक्ट कर देना है। अलोस बेसिकली आई थिंक ये जापानीज़ कंपनी जिस सैटेलाइट बनाई है उसी के कुछ है, डिटेल फर्दर मुझे खुद भी आइडिया नहीं इसका। तो आपने अलोस पल्सार को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 2006 से 2011 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसका। मीन्स के 2011 के बाद जो वेरिएशन आती रही है टोपोग्राफी में, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस डाटा में नहीं होगी। तो ये लिमिटेशन होती है थोड़ी रिमोट सेंसिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा हैवी वेट प्रोजेक्ट है और उसका बजट भी काफ़ी है, तो आप डाटा एक ख़रीद भी सकते हैं करंट अवेलेबल, और साथ साथ जो जिसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी हो वो परचेज़ कर सकते हैं। कंपनीज करती भी हैं परचेज रिसर्च पर्पज़ के लिए। कुछ सालों पहले तक 30 मीटर तक यूज़ होता रहा है, ये 1 साल पहले ही 12.5 मीटर रेजोल्यूशन का डाटा पब्लिक के लिए फ्री किया गया था। तो चलें, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपनी DEM को कैसे डाउनलोड करना है। आप ये देख लेंगे इस पाकिस्तान के एरिया को जूम इन कर लें। जूम इन को माउस से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, माउस के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब मैं कहता हूँ मैं तरबेला के अराउंड मैंने DEM डाउनलोड करना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इस जगह पे माउस को जाके लेफ़्ट क्लिक कर देना है। आप देखिए अब ये मैं जब जिधर भी लेके जा रहा हूँ ये बॉक्स बनता जा रहा है। ये बेसिकली बॉक्स का मतलब है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका स्टडी एरिया जिसका आपने DEM एक्वायर करना है। ठीक है, स्टडी एरिया का पता लग गया। फिर दोबारा लेफ़्ट क्लिक कर देना है, तो देखें आपके पास वो फिक्स हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है आपने सर्च में जाना है। इसको यहाँ से आप पकड़ के बेशक नीचे ड्रैग कर दें, इजी हो जाएगा। अब ये देखें क्लास, ये हमारे पास डिफरेंट टाइल्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा टाइल्स आ गई हैं। बेसिकली ये होता है कि जब सैटेलाइट डाटा एक्वायर करता है तो उसका अपना एक टाइल का साइज़ और एक पोजीशन होती है। रिमोट सेंसिंग के अंदर इसके बेसिक ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जा सकते हैं। ये देखें अब सैटेलाइट ने इस टाइल का डाटा एक्वायर करके हमें दे दिया, फिर इस टाइल का, इस तरह ये डिफरेंट टाइल्स है। अब इस सर्च के अंदर उसने वो टाइल सारी शो करवाई हैं जो इस स्टडी एरिया के अंदर लाई करती हैं। बेशक उसका एक ये देखें इस टाइल का सिर्फ इतना सा किनारा जो है इस हमारे स्टडी एरिया के अंदर आ रहा है, लेकिन हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमें ये 9 की 9 टाइल्स जो डाउनलोड करनी पड़ेंगी और फिर इन टाइल्स को आपस में मर्ज करना होगा सॉफ्टवेयर GIS के अंदर। तो रास्टर डाटा प्रोसेसिंग और वेक्टर डाटा प्रोसेसिंग जो आपको लैब करवाई गई थी, उसकी मकसद यही था कि आपके पास जब डाटा आता है तो हमेशा रॉ फॉर्म में आता है, उसे प्रोसेस करते हैं फिर अपने यूज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले तो काम है आपने इस लैब के अंदर पहला स्टेप, आपने ये अकाउंट बना लिया, साइट ओपन कर ली, ये चेंज कर लिया यहाँ से डाटा सेट को, और एक स्टडी एरिया कोई भी रैंडम, बेशक तरबेला ले लें, कुछ भी लाहौर का ले लें, किसी जगह का भी ले लें आप। तो उसके बाद एक टाइल डाउनलोड कर दीजिएगा। बेशक डाउनलोड ना करें, बस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी नफ है। अच्छा, अब डाउनलोड कैसे करना है, आपने ये टाइल डाउनलोड करनी है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये नीचे से इसको यहाँ से इसको दोबारा ड्रैग ऊपर कर लें। तो देखें आपके पास ये जो टाइल है ना बेसिकली जो मैंने सेलेक्ट की है वो ये वाली है। अब इसको नीचे जाएं तो ये हमारे पास आ गया लेवल 1.1 कॉम्प्लेक्स, ये तकरीबन 1.14 GB की है। तो अगर एक टाइल 1.14 GB की तो 9 टाइल्स 9 GB की हो जाएगी। तो ये काफ़ी नेट इसके लिए आपको अच्छा भी चाहिए होगा। ये बेसिकली 12.5 मीटर है, जिसकी एक टाइल एक तो साइज़ में भी कम है और जो मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। अगर ये 30 मीटर का होता तो 30 मीटर में एक टाइल भी बड़ी होनी थी और मेमोरी भी आई थिंक इतना, ये 9 GB का 12.5 मीटर में आ रहा है ना, इतना एरिया अगर 30 मीटर में हो तो लेस देन 1 GB डाटा होगा वो।
बल्कि लेस देन 500 MB के अराउंड होगा डाटा सारा। तो आपने सिंपल ये ऑप्शन देखने, यहाँ से डाउनलोड कर देना है, ये एक टाइल डाउनलोड होगी। सेकंड टाइल डाउनलोड करनी हो तो आप इस पर क्लिक करें, अब वो आपको पता लग गया कि ये वाली जो टाइल है ना बेसिकली इधर है, इसको भी यहाँ से ये ऑप्शन आता है डाउनलोड फाइल, तो डाउनलोड कर दीजिएगा। एक चीज़ का अपने क्लास ख्याल रखना है कि आपने लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो क्लास जो नेक्स्ट स्टेप, एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये ऑप्शन देखिए, ऐड फाइल टू दी डाउनलोड्स। बेसिकली ये होता है ना कि आपका स्टडी एरिया अगर एरिया काफ़ी ज़्यादा है और हंड्रेड्स ऑफ टाइल्स आ गई हैं आपके पास, अब आप पहले ही 10 टाइल डाउनलोड कर लेते हैं। 10 टाइल्स डाउनलोड करने में आपका समटाइम अगर आपका नेट स्लो है तो आपके घंटे लग जाते हैं, तो कभी कभार आपका दिन भी लग जाए सारा। तो अब आपको याद नहीं रहता कि आपने पहले कौन सी टाइल डाउनलोड की थी और अभी आपने कौन सी करनी है। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये ऑप्शन होता है ऐड सेव का, मतलब आपने ये टाइल सेलेक्ट की, उसको यहाँ से सेव में आपने सेलेक्ट कर दिया, आपने ये टाइल सेलेक्ट की, आपने इसको ऐड फाइल टू डाउनलोड कर दिया, मतलब वो इस जगह पे जाके ना हमारे पास सेव हो जाता है। ये देखें ये आ गया, सारी टाइल ये मैंने एक रैंडमली वैसे सेव की थी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से जाके फिर आप 1 बाय 1 उसको उन्हें डाउनलोड करते रहे, जब एक टाइल डाउनलोड होगी इसे यहाँ से रिमूव भी कर दिया। आपके लिए आसानी रहती है, आपके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता लग गया कि ये जो जितनी भी टाइल्स हैं आपने यहाँ पे 10 है, क्या 20 है, 100 है, वो सारी आपकी स्टडी एरिया की हैं। एक ही दफ़ा आपने बैठ के घंटा लगाया और आपने उसको सिलेक्ट कर ली है। अब आपके लिए इजी हो गया कि आपको सिर्फ डाउनलोड करना है उसको, ठीक है। तो आपने क्लास एक टाइल डाउनलोड करनी है और लगा देना है उसको डाउनलोडिंग पे, लेकिन डाउनलोड करना नहीं है, अब सिंपल आपने सिर्फ दिखा देना। अगर आप डाउनलोड कर भी लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना उसके लिए डाटा जो है ना वो आपको सिर्फ मैं एक टाइल का प्रोवाइड करूँगा। अगर आपने अपनी जेन्युइन प्रैक्टिस करनी है ना तो आप कम से कम 2 टाइल्स डाउनलोड कर लें, ताकि उन 2 टाइल्स को आप मर्ज करके देख लें कि वो कैसे शो होती हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। पहला स्टेप हो गया डाउनलोड करना, अब नेक्स्ट स्टेप है इनको मर्ज करना। अच्छा, अब एक क्लास गौर करें, मर्ज का जो टूल होता है ना वो होता है वेक्टर डाटा के लिए, रास्टर डाटा के लिए मर्ज का टूल यूज़ नहीं होगा। रास्टर डाटा का जो इक्विवेलेंट टूल है उसे हम कहते हैं मोज़ैक। मोज़ैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम रास्टर डाटा को आपस में कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठे कर देते हैं। सिमिलरली जिस तरह वेक्टर डाटा में मर्ज जो रोल प्ले करता है ना, इस तरह रास्टर डाटा में वही रोल मोज़ैक का टूल यूज प्ले करता है, और उस टूल का नाम होता है मोज़ैक टू न्यू रास्टर। वो आपको आर टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, मोज़ैक टू न्यू रास्टर। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि बेसिकली मोज़ैक का रिज़ल्ट कैसे आता है। ये बेसिकली मैंने 2 डिजिटल एलिवेशन मॉडल हैं इस वक्त। आपको जो मैं प्रोवाइड करूंगा वो 30 मीटर है, अगेन रीज़न आपको मैंने बता दी है। तो फिलहाल मैं आपको मोज़ैक का रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक टाइल थी ऐसे, सेकंड टाइल ऐसे थी, ये हिस्सा जो था ना ये ओवरलैप कर रहा था, ये इतना हिस्सा ओवरलैप हो रहा था। थर्ड टाइल भी ऐसी इसके ऊपर ओवरलैप कर रही थी। तो यहाँ पे 3 टाइल्स शो होनी थी, मैंने उन तीनों टाइल्स को ना मोज़ैक वाले ऑप्शन में डाल के इकट्ठा कर दिया, तो ये अब एक टाइल बन गई है। तो मोज़ैक का बेसिकली प्रिंसिपल ये होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो टाइल्स अब है नहीं, तो मैं आपको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और नेट भी बहुत स्लो है, तो मैं डाउनलोड करने में भी काफ़ी टाइम लग जाना था। तो जस्ट मैं आपको ना एक डेमो प्रोवाइड करता हूँ बेसिकली कैसे मोज़ैक टूल रन होता है। इसको रिमूव करके मैं आपको अब क्लास ये देखिए, ये जो टाइल है सिंगल, ये 30 मीटर की है और ये एक सिंगल टाइल है। ये मेरे स्टडी, ये देख रहे हैं, ये बेसिकली स्टोर रिवर गुजर है। ये बेसिकली मैंने जब अपनी स्टडी की थी तो उसके लिए डाउनलोड किया था। अर्ली मैंने 30 मीटर का किया था, बाद में मैंने 12.5 मीटर के लिए किया था, कर लिया था। तो ये देखें, ये एक टाइल जो है उसमें कितना एरिया कवर हो रहा है, और इसकी आई थिंक ये 300 के 400 MB की फ़ाइल है, जबकि सेम 12.5 मीटर में छोटी टाइल थी और हमें मेमोरी भी ज़्यादा ले रही थी। तो ये फ़र्क होता है रेजोल्यूशन में, कि आपको अच्छे काम के लिए, क्वालिटी के लिए थोड़ी बहुत स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, और हाई स्पीड नेट भी रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो चलें अब हम अगला स्टेप करते हैं, वो है मोज़ैक का, कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक नहीं 3 लेयर्स हों, 4 लेयर्स हों,
100 लेयर हो बेशक, उन सबको इकट्ठा कैसे करना है। तो उसके लिए ऑप्शन होता है, सर्च बॉक्स में जाएं, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा गौर से इसके, मोज़ैक टू न्यू रास्टर, इसको कर देते हैं। अच्छा क्लास, अब एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये जो सर्च में मैं जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वो सारे यहाँ पे होते हैं आर्क टूल बॉक्स में। आर्क टूल बॉक्स में वेरी डिफिकल्ट होता है रिमेंबर रखना कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे है, लेकिन अगर आपको उस ऑप्शन का नेम पता है तो आप उसको यहाँ पे सर्च बॉक्स में करें तो आपके पास वो यहाँ पे आ जाती है। अब ये देखें, ये नीचे हमारे पास, इससे हम इसकी लोकेशन भी पता लग जाती है कि बेसिकली वो आर टूल बॉक्स में वो बेसिकली रास्टर डाटा सेट और मोज़ैक टू न्यू रास्टर इस जगह पे है। तो चलें अब हम इसको करके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ से आपने ना ये ऑप्शन देख रहे हैं, इधर से आपने ना जितनी भी आपकी रास्टर डाटास हैं जो आपने मोज़ैक करने हैं उनको सिलेक्ट करना है 1 बाय 1। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो फ़िलहाल अभी एक ही है, तो मैं एक ही ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप उसको ओपन करेंगे ना इसको, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आ जाएगी। आपको मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होती हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें आप यहाँ पे 2 लेयर्स आएंगी। अगर हम एज्यूम कर लें कि ये दोनों लेयर डिफरेंट हैं, तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, वो आ गई। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, वो 2 आ गई। इसी तरह ये आपने जितनी भी लेयर्स है ना उसको आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो क्लास आपने नोट करनी है, बाकी तो सारे ऑप्शनल हैं, सिर्फ जो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है वो है नंबर ऑफ बैंड्स। तो नंबर ऑफ बैंड जो है वो हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपने इसको ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे सोर्स में जाएं और ये देखें नंबर ऑफ बैंड्स जो हैं वो 1 है। तो अपने नंबर ऑफ बैंड्स इसको 1 कर देना है, ठीक है। तो अगला स्टेप है आउटपुट लोकेशन। ये क्लास थोड़ा सा ना ट्रिकी है, ये आम आउटपुट लोकेशंस की तरह इसको नहीं हमने देना, इसको थोड़ा सा ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करना है। इसको मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं। आपने इस पेज गए, जिस फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर में चले गए। मैंने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट के नाम से बनाया था, इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मोज़ैक का, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम मोज़ैक को ओपन करें फोल्डर को और यहाँ पे रीनेम देते हैं। इसमें ऐसे नहीं करना आपने, इसमें ऐसे करेंगे वो कहेंगे यहाँ पे आपका वो फाइल है ही नहीं, एरर जनरेट होता है, आप करके देख भी लीजिएगा। आपने सिंपल क्या करना है, जब फोल्डर बन जाए फोल्डर पे क्लिक कर देना है। आपने जिस फोल्डर में अपना ये फाइल सेव करनी है उस फोल्डर को रीनेम करना है, मोज़ैक या कुछ भी नेम, मोज़ैक 1, मोज़ैक 2, मोज़ैक जो भी आपने जिस तरह भी अपने नाम रखना है, उस नाम से आपने फोल्डर बना के उस पर क्लिक कर देना है। वो ऑटोमेटिकली नेम नीचे आ जाएगा। इसे ऐड कर दें तो वो आपका ऑप्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह करने से ये ऑप्शन हमारे पास रन भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने इसको ओके कर देना है, वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो इस अभी तो फिलहाल मैं रन इसको नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास डाटा सेम ही है, तो ये जस्ट आपको डेमो कराने के लिए था। आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने इसी तरह ही ये बेशक ये पूरे स्टेप ओपन करें, यहाँ पे एक फाइल को बेशक इंसर्ट कर लें या कॉपी करके 2 को इंसर्ट कर लें, वो डजेंट मैटर। सिर्फ मैटर ये चीज़ करती है कि आपको ये ऑप्शन यूज़ करना आ रहा है। लेकिन अगर आप वाकई में इस चीज़ को सीरियस और सीखना चाहते हैं तो आई विल प्रेफर कि आप 2 टाइल्स को डाउनलोड कर लें अगर आपका नेट अच्छा है, ठीक है। नेट अच्छा आपके घर में लगा हुआ है, स्पीड अच्छी है, तो आप 2 टाइल्स डाउनलोड कर लें कोई भी, और उन दोनों टाइल्स को फिर मोज़ैक करके इसी तरह रिज़ल्ट भी उसका देख लीजिएगा कैसे रिज़ल्ट आता है आपके पास, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको, आपने यहाँ से इसको ओके करना है। मैं फिलहाल इसको क्योंकि रन नहीं कर रहा क्योंकि जस्ट डेमो था, तो यहीं पे छोड़ देते हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक। क्लास अब हम क्लास सेकंड स्टेप पे थर्ड स्टेप पे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप था हाउ टू डाउनलोड डिजिटल एलिवेशन मॉडल एंड सेकंड इज हाउ टू मोज़ैक 2 स्टाइल्स। अब जो थर्ड होगा हाउ टू जनरेट वाटरशेड। अब वाटरशेड बेसिकली
जियोलॉजी में तो आपने पढ़ा ही होगा, फिजिकल जियोलॉजी के अंदर भी, सेडिमेंटोलॉजी या हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर बेसिकली वो एरिया होता है स्ट्रीम का जो उसे वाटर जो से वाटर कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर हमारे पास स्नो मेल्टिंग हो या रेनफॉल हो तो दो किस्म की हमारे पास मूवमेंट होती है। एक वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला गया हमारे पास, इनफिल्ट्रेट कर गया, या हमारे पास सरफेस रन ऑफ के थ्रू वो हमारे पास सीधा स्ट्रीम या उसमें आगे गिर गया। स्ट्रीम से वो मज़ीद उसकी मेन चैनल में गिरेगा और इवेंचुअली वो जाके ओशन या सी के अंदर जाके गिर जाएगा। तो जो जो एरिया जो हमारे पास जो कंट्रीब्यूट करता है वाटर एक चैनल को, उसे कहते हैं वाटर शेड। जिस स्ट्रीम का वाटर शेड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उस स्ट्रीम के अंदर पानी के आने के मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ के मतलब रेनफॉल और बाकी सारे जो हैं वो काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो उसके फेवर में हैं। तो अब हम मैनुअली, पास में तो ये काम मैनुअली होता था, लेकिन अब जीआईएस के अंदर ये काम बस आपने बैठे बैठे घर में डिजिटल एलिवेशन मॉडल के डाउनलोड किया और किसी भी स्ट्रीम का वाटर शेड जनरेट कर सकते हैं। वाटर शेड मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहली लैब में ही प्रोवाइड कर दिया था। बेसिकली ये जो डाटा मैं प्रोवाइड करता हूँ ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च से रिलेटेड भी है, तो डाटा ऑलरेडी मेरे पास रेडीमेड होता है, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अब मैंने भी वो जो वाटर शेड जनरेट किया था वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए जनरेट किया था। अब हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा वाटर शेड जनरेशन। अब वाटर शेड सिंपल एक स्टेप से नहीं होगा, इसके लिए आपको आई थिंक 5 to 6 स्टेप्स रन करने होंगे। उन सारे स्टेप्स के बाद जाके वाटर शेड जनरेट होगा। तो क्लास एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये 10.7 पे रन नहीं होगा। वाटर शेड जो होगा ये बेसिकली हाइड्रोलॉजी मॉड्यूल एक होता है, उसके अंदर सारे वाटर शेड्स के टूल हैं। वो ड्यू टू सम रीजंस वो 10.7 पे रन नहीं हो रहा। मैंने डिफरेंट ट्राई करके देखा है, नहीं होता है। उसकी वजह ये कि जो क्रैक शायद हमें मिला है वो इफेक्टेड है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वाटर शेड जनरेट नहीं हो पा रहा। तो इट विल बी मच बेटर अगर आप 10.5 अगर आपके पास है तो आप उसे इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप्स में, वो रिप्लेस भी हो जाता है। लेकिन नेसेसरी नहीं है। मैं इस लैब में क्या करूँगा, मैं जिस तरह आपको पिछली डेमो दिया था ना मोज़ैक में, इस तरह मैं हर टूल का एक डेमो देता जाऊँगा आपको स्टेप्स का, और उन स्टेप्स का रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि ये स्टेप जो होगा इसके रिजल्ट में मतलब इसके एनालिसिस रन करें तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है। तो सिंपली आपने भी फिर ऐसे ही करना है कि आपने उस स्टेप को रन करना है और आपने वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करा देना है कि ये रिज़ल्ट आया इसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेहतरी तो यही है, मैं आपसे क्लास करूँगा कि अगर आपको किसी को वाकई में करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको ईमेल कर दूँगा 10.5 का सेटअप। लेकिन अगर आप जस्ट प्रैक्टिस नहीं, वैसे ही आप लैब के लिए परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, आप ये भी कर दें तो ये भी इनफ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आर्क टूल बॉक्स में सबसे पहले हम जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा स्पेशल एनालिस्ट टूल। इसके अंदर हम होगा हाइड्रोलॉजी मॉड्यूल, ये हाइड्रोलॉजी। अभी देखेंगे मल्टीपल है ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा वो होगा फिल, दिस वन फिल। फिल के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल हमने ऐड किया है। यहाँ से इसको आउटपुट पा दे दिया, डेस्कटॉप एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ हाइड्रोलॉजी। ये समटाइम इस तरह के एरर आ जाते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंदर एक और फोल्डर बनाया फिल का, तो इसके नीचे मैंने रीनेम कर दिया फिल। क्लास रीनेम करते हुए वही प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है, नॉट ग्रेटर देन 12 to 13 अल्फ़ाबेट्स और स्पेस ना हो। सेव और रन कर देना है। मैं इसको रन कर नहीं रहा, आप एरर आपको बताया मैंने कि एरर जनरेट हो जाएगा 10.7 पे। मेरे पास भी 10.7 है। मैंने ये सारा काम 10.5 पे किया था, 10.7 मैंने बाद में इंस्टॉल किया था। जब मैंने इस पर रन करने की कोशिश की तो एरर आ रहा था।
ये तो मैंने उसके बाद फिर इन फ़र्क काफ़ी डिस्कस किया इस मैटर को, तो यही कंक्लूजन निकली कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस सॉफ्टवेयर। तो फिर 10.5 को कभी कभी दोबारा ज़रूरत पड़े तो मैं 10.5 कर लेता हूँ। तो चलें मैं फिल का टूल आपको दिखाता हूँ। आपने जब फिल का टूल रन कर लिया तो कैसा रिज़ल्ट जनरेट होता है। उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डाटा, एंड्रोलॉजी, फिल। देखें ये फिल का टूल में कोई फ़र्क नहीं आपको लगेगा फिल का टूल में कि आपने कुछ नई चीज़ आई है आपके सामने। बेसिकली फिल का टूल यूज़ होता है इरेगुलरिटीज़ को रिमूव करने के, डाटा को स्मूथ करने के लिए। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है वाटरशेड जनरेशन के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो होगा फ्लो डायरेक्शन का। फ्लो डायरेक्शन इसके ऊपर आपने इसके अंदर आपने ऐड करना है फिल का डाटा जो पिछले स्टेप में की है। आउटपुट में लोकेशन में डालेंगे हम यहाँ पे डायरेक्शन, सेव, ओके। ओके करने से जो हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो होगा ये डायरेक्शन। बेसिक डायरेक्शन का मकसद होता है कि किस जगह पे वाटर जो है ना मूव करे। मतलब स्लोप पे अगर आप वाटर डालें तो बेसिकली डिप डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा ना वाटर। तो ये बेसिकली वाटर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए टूल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा एक्यूमुलेशन का। फ्लो एक्यूमुलेशन, इस पर क्लिक करें। इसके अंदर हम डालेंगे फ्लो डायरेक्शन का डाटा जो पिछले स्टेप में हमने किया है। यहाँ से इसको हम आउटपुट, एक मिनट, आउटपुट ये रहा, सॉरी, आउटपुट लोकेशन दे देंगे। इधर ही आप फोल्डर बना दें एक्यूमुलेशन का, और इसके अंदर एक्यूमुलेशन करके आप इसको करके मतलब रन कर दें। ओके, तो मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करता हूँ कैसा होगा इसका रिज़ल्ट। एक्यूमुलेशन का रिज़ल्ट होगा कुछ ऐसे। इसको आपको जूम करना पड़ेगा, मैं एक मिनट भी देख लूँ। इसको आप जूम करें तो ये देख रहे हैं, ये जो आपके पास वाइट शो हो रहा है ये बेसिकली स्ट्रीम्स हैं। और स्ट्रीम्स वो भी जो मेजर बन रहे हैं जिसमें एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छी है। अब ये मैं एक दफ़ा आपको थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल को अगर आप गौर से देखें, ये नीचे लो देख रहे हैं 944 और हाई है 8039। ये 944 का मतलब है 944 मीटर और हाई का है कि मतलब ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर या 8039 मीटर। अब ये जो वाइट कलर है ना, देखें ऊपर कलर रैंप को, सॉरी ये वाइट, ये शो कर रहा है कि हाईली एलिवेटेड है। मतलब ये देख रहे हैं ये पॉइंट, ये कोई माउंटेन पीक्स है। आई थिंक ये नगा पर्वत माउंटेन है, तो ये उसका पीक शो हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली ये जगह जो है ये भी काफ़ी हाईली एलिवेटेड है, जो समथिंग राइट 6000 टू 8000 के बीच में आता है। लेकिन जो ब्लैक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोएस्ट एलिवेशन को स्टडी एरिया में। अब ये ब्लैक जो है ना, ये हमारे पास रिवर है। बेसिकली वैलीज में जाके वाटर फॉल करता है ना, तो लोएस्ट मतलब एलिवेशन होता है कंपेयर टू माउंटेन्स। तो ये हमारे पास अस्तोर रिवर है। अब अस्तोर रिवर यहाँ से शुरू होता है, ये फ्लो करता करता इधर जाके ये इंडस रिवर में फॉल करता है। ये इंडस रिवर हमारे पास। तो जो अगला स्टेप होगा ना हमारे पास, वो होगा स्नैप पोर पॉइंट का। अब मैं आपको एक दफ़ा पहले यहाँ से भी दिखा दूँ। ये देखें, जूम करते जाएं तो देखें ये हमारे पास बेसिकली ये अस्तोर रिवर आ रहा है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपने किस स्ट्रीम का वाटर शेड जनरेट करना है। तो उस स्ट्रीम का आपको उसका लोकेशन भी पता हो। अब मुझे यही नहीं पता कि ये जो मेरा मैप है इसमें अस्तोर रिवर कौन सा है, इंडस रिवर कौन सा है, झेलम रिवर कौन सा है। तो मैं कैसे उसका स्नैप पावर पॉइंट या पावर पॉइंट जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे फाइंड करूँ। तो पहले आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आप बेशक यहाँ से चेक कर लें अपने डिजिटल एलिवेशन मॉडल से। ये मेरा रिवर है, तो ये इधर इसका कुछ जो बिल्कुल वाटर जो फॉल करेगा। बेसिकली अब अगला स्टेप जो है वो होगा पावर पॉइंट लगाना। पावर पॉइंट ये है कि हम ना एक शेप फाइल बनाएंगे, पॉइंट शेप फाइल, और बिल्कुल इसके एंड पे जाके ना वो लगा देंगे। पावर पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन को। मीन्स के
जिस जगह वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। जिस तरह देखिए, ये अगर लेट सपोज ये सारा इसका वाटर शेड है, तो पानी यहाँ से आएगा इधर, इधर से यहाँ, और ये एंड पे जाके इधर गिर जाएगा, इधर तो आएगा ही। इसी तरह यहाँ से वाटर आएगा और फ्लो करते करते यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो होता है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन वाला होता है। या सिंपल वर्ड में कहें तो जो आपका बिल्कुल एंड पे पॉइंट आता है रिवर के, इंडस का कौन सा होगा, बिल्कुल जहाँ पे वो ओशन पे जाके गिरता है। झेलम का कौन सा होगा कि झेलम रिवर जब इंडस में जाके गिरेगा तो वो जो एंड उसका जो जंक्शन होगा वो उसका बेसिकली पावर पॉइंट होगा। तो स्टोर रिवर का जो पावर पॉइंट है वो ये है। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी अब एक शेप फाइल। उसके लिए डेस्कटॉप में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोलॉजी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ न्यू, डायरेक्ट इधर ही बना देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर पॉइंट। पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एडिटेड 1984। ये क्लास ये दो और करें, ये पॉइंट सेलेक्ट करना है अपने यहाँ से। ओके, अब एडिटर जाते हैं, स्टार्ट एडिटिंग। इसके हम एक्यूमुलेशन वाली शेप फाइल को खोलते हैं और ये जगह है हमारे पास। नेट में एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ खुद से। हाँ जी, ये पॉइंट है हमारे पास, ये रिवर। तो इसको जूम करते जाते हैं। हाँ जी, ये जो लास्ट पिक्सल है ना, यहाँ पे हमने पावर पॉइंट ऐड करना है। मैंने एडिटर ऑन किया हुआ था, यहाँ से क्रिएट फीचर, और ये जो जगह है ना, इस जगह पे आपने लगा देना है स्नैप पावर पॉइंट, मतलब पावर पॉइंट को। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट लगाना है। सेव एडिट, स्टॉप एडिट। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास क्लास इसका है वो होगा स्नैप पावर पॉइंट का। अभी तो पावर पॉइंट ऐड किया ना, अगला टूल होगा स्नैप पावर पॉइंट का। उसके लिए दोबारा हमने आर टूल बॉक्स में जाना है और ये देखें स्नैप पावर पॉइंट। इसके अंदर हमने सबसे पहले ऐड करना है इनपुट रास्टर पावर पॉइंट डाटा। पावर पॉइंट डाटा मीन्स जो पहले हमने रन की, जो पहले हमने पॉइंट शेप फाइल बनाई है, वो ये रहा पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे डालना है एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन का आ गया आउटपुट। यहाँ पे हम इसको कुछ भी नाम दे दें, स्नैप पावर पॉइंट। ठीक है, सेव और ओके कर देना है। तो मैं आपके साथ ना रिज़ल्ट शेयर कर देता हूँ इसका बेसिकली किस तरह का होता है। डेटा स्नैप पावर पॉइंट, तो ये हमारे पास ये स्नैप पावर पॉइंट का हमारे पास रिज़ल्ट भी आ गया। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है ना हमारे पास, वो होता है वाटर शेड का। ठीक है, वो ये रहा वाटर शेड। वाटर शेड के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमने फ्लो डायरेक्शन की शेप फाइल डाल दी। यहाँ पे हमारे पास इनपुट रास्टर फीचर पावर पॉइंट डाटा। ठीक है, इसके अंदर हमने जो लास्ट स्टेप किया होगा ना स्नैप वाला, वो डाल देना है। यहाँ से आउटपुट में गए हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे वाटर शेड। ये क्लास ये गौर कर दीजिएगा, ये इसके ऊपर आपको लिखा होगा, इसके अंदर हमने फ्लो डायरेक्शन यूज़ की है, पिछले स्टेप में हमने फ्लो एक्यूमुलेशन यूज़ किया है, उसके अंदर हमने पावर पॉइंट डाटा यूज़ किया है, इसमें हमने स्नैप पावर पॉइंट का किया है, और आपने ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर देना है। तो मैं आपको रिजल्ट आपका बता देता हूँ कि कैसा आ जाएगा वाटर शेड। ये देखिए आपके पास ऐसे वाटर शेड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। मीन्स कि ये जो रिवर है हमारे पास, ये रिवर, इसका जो वाटर शेड है वो हमारे पास ये आ गया है। अब ये क्लास आपने नोट करना है कि वाटर शेड जो है ये बेसिकली रास्टर डाटा सेट में है। इसको अगर आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टेप है, करना पड़ता है, इस तरह की यूजेज डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसमें हम इसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए टूल यूज़ होगा
रास्टर टू पॉलीगॉन, रास्टर टू पॉलीगॉन। इसके लिए वाटर शेड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, वाटर शेड पॉलीगॉन, कन्फ्यूज से बचने के लिए। तो वाटर पॉली अपने सिंपल यूज़ के लिए मैंने इसको शॉर्ट टर्म में दे दिए। तो क्लास ये स्टेप थे वाटर शेड जनरेट करने के। रिवाइज कर देता हूँ। पहले सबसे पहले आपने फिल का टूल यूज़ करना है। फिल के टूल के लिए इनपुट जो आप यूज़ करेंगे वो होगा डिजिटल एलिवेशन मॉडल। फिर आपने अगला स्टेप होगा फ्लो डायरेक्शन का। फ्लो डायरेक्शन में जो इनपुट डाटा आपने यूज़ करना है वो होगा फिल का। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा फ्लो एक्यूमुलेशन। फ्लो एक्यूमुलेशन के लिए जो आपने इनपुट यूज़ करना है वो होगा फ्लो डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, हमने पोर पॉइंट ऐड करना है। पोर पॉइंट के लिए आपने एक पॉइंट शेप फाइल बनानी है और फिर उस एक्यूमुलेशन की शेप फाइल को लेयर को जूम करके उस रिवर का बिल्कुल जो एंड वाला पार्ट होगा, पॉइंट होगा, उस पिक्सल को अपने वहाँ पे पोर पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप होगा स्नैप पोर पॉइंट। स्नैप पोर पॉइंट के बाद अगला स्टेप हो जाएगा वाटर शेड। वाटर शेड जैसे ही आपने करेंगे तो आपके पास वाटर शेड जनरेट हो जाएगा इन रास्टर फॉर्मेट। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उस रास्टर को पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दें, जिस तरह ये मैंने की है। अब आपको याद आ रही होगा कि मैंने ये सारा कैसा ये एरिया कैलकुलेट किया, जनरेट किया था। ये बेसिकली वाटर शेड है। वाटर शेड की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी कि बेसिकली वो एरिया जो कि स्ट्रीम को वाटर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग रेनफॉल या स्नो मेल्टिंग। ठीक है, चलें अब अगला स्टेप जो हम करेंगे वो होगा स्ट्रीम प्रोफाइल जनरेट करना। स्ट्रीम प्रोफाइल से क्या मतलब कि एक मैं आपको शो करवा दूँ। ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रीम जा रहा है, ये भी स्ट्रीम जा रही है। अब इसको हमने कैसे जनरेट करना है, इसका स्ट्रीम नेटवर्क, मतलब कि एक रिवर यहाँ से आ रहा है। नॉर्मली तो ये भी है कि आप इसको डिजिटाइज कर लें, लेकिन उसके अलावा हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। उसके लिए हमें जाना है रास्टर कैलकुलेटर में। रास्टर कैलकुलेटर ये काफ़ी यूज़फुल टूल है, इसे और भी बड़े यूजेज है। रास्टर कैलकुलेटर आपने स्पेलिंग देख लें, बिल्कुल सही लिखने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये एक्यूमुलेशन वाली एक्यूमुलेशन वाली लेयर जो आपको प्रोवाइड, जो हमने थर्ड स्टेप में की थी, वो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। इस ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी आप कर दें। ग्रेटर देन से मतलब बेसिकली एक्यूमुलेशन एक ग्रेटर देन, मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ। ग्रेटर देन 10,000 में कर देता हूँ। ये 10,000 जो है ना, ये वाटर का कोई यूनिट है, वाटर एक्यूमुलेशन की वैल्यू है कि वाटर की 10,000। अब मुझे यूनिट सही एग्जैक्ट याद नहीं कि इन्होंने कौन से यूनिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके ये वैल्यूज़ है। एक डेमो के तौर पे आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर इसको एक और भी रन करके देख लेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, आउटपुट में देंगे, इधर हम बनाते हैं इसको स्ट्रीम नेटवर्क 1। स्ट्रीम नेटवर्क 1 के अंदर इसको मैं इधर स्ट्रीम 1 कर देता हूँ, सेव और ओके। अब वो कैलकुलेट हो रहे हैं स्ट्रीम सारे। सॉरी, आई थिंक कुछ डाटा में इशू आ गया है, मैं अगेन करके देख लेता हूँ। एक्यूमुलेशन इज ग्रेटर देन 20,000। हाँ जी, अब हो गए। ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास ना स्ट्रीम प्रोफाइल जनरेट हो गया, लेकिन ये भी रास्टर के अंदर है। स्ट्रीम प्रोफाइल जो है रास्टर के अंदर है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पॉली वेक्टर डाटा में। उसके लिए टूल होगा रास्टर टू पॉली लाइन। रास्टर टू पॉली लाइन। पॉली लाइन मैंने क्यों लिया है
क्योंकि स्ट्रीम तो लाइन फीचर होती है, तो इसलिए पॉली लाइन लिया है। पिछला लिया था रास्टर टू पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इसलिए लिया था क्योंकि जो एक वाटर शेड है वो बेसिकली एक एरिया है, तो एरिया को रिप्रेजेंट हमेशा पॉलीगॉन शेप फाइल से किया जाता है। तो मैंने अभी स्ट्रीम नेटवर्क है तो स्ट्रीम को फिर लाइन से करेंगे रिप्रेजेंट होता है, तो मैंने लिया रास्टर टू पॉली लाइन। अगेन क्लास ये मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ सर्च बार का। आप इस सारे के सारे टूल आपको आर टूल बॉक्स में हो अवेलेबल हैं। कभी आपसे कुछ पूछे कुछ डिस्कस करे तो आपको ये ऑप्शन पता हो कि आर टूल बॉक्स के अंदर ये ऑप्शन किस जगह पे है। उसके लिए आपको ये वाला इसका एड्रेस आप याद कर लें, रास्टर टू पॉली लाइन। इसमें ऐड करेंगे ये स्ट्रीम 1, यहाँ से आउटपुट पा देंगे स्ट्रीम 2 नाम दे देता हूँ इसको मैं, सेव ओके। इसको मैं ये देखें क्लास, ये सारा उस पूरी की पूरी टाइल जो है ना वो हमारे पास आ गया है। ये देखें ये वाटर शेड इसका ये हमारे पास ना सारा स्ट्रीम नेटवर्क जनरेट हो गया है। अब जो अब हमारे पास तो हमें स्टडी एरिया का सिर्फ चाहिए। स्टडी एरिया कौन सा होता है, ये वाला। तो कौन सा टूल हमने यूज़ करना है, पीछे वाली शेप फाइल जो है वो पीछे वेक्टर डेटा है, तो वेक्टर डेटा के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, क्लिप का। तो हम क्लिप का टूल यूज़ करेंगे, क्लिप। देखें स्टेप सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। हमने वाटरशेड जनरेट कर लिया, अब हम रास्टर डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वेक्टर डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्लिप, क्लिप के अंदर हम चलेंगे सबसे पहले स्ट्रीम 2 के अंदर, जो हमारी बेसिकली ये पीछे बैकग्राउंड में सारा है। उसके बाद ये वाटर, आई थिंक ये वाटर पॉलीगॉन, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे नाम स्ट्रीम 3 का। तो इसको मैं स्ट्रीम 3 अभी देखें क्लास, ये आ गई हमारे पास वो स्ट्रीम नेटवर्क उस स्टडी एरिया का। ठीक है, मैंने इसको अपने स्टडी एरिया के हिसाब से स्टार्ट हमने लिया था टाइल से, टाइल्स को फिर मोज़ैक किया, फिर उसमें से हमने अपनी स्टडी एरिया निकाला, फिर स्टडी एरिया को मज़ीद फर्दर प्रोसेस करते गए। तो ये अच्छा क्लास, मैंने आपको एक स्किप होगी मेरे से बात याद आ गया अच्छे से टाइम पे, कि जब आपने देखें आपने टाइल डाउनलोड की है, आपको कैसे पता लगा कि आपकी जो वाटर शेड जनरेट होगा वो इसी टाइल्स के अंदर होगा। हो सकता है कि आपको पता तो नहीं वो वाटर शेड जो है वो कितना ज़्यादा एक्सीड कर जाए आपके लिए। उसके लिए ये जो आपका देख लें, ये टाइल डाउनलोड मैंने की थी। मेरा वाटर शेड जो जनरेट हो रहा है वो देख लें वो मेरी बाउंड्री के साथ टच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये इसी रेंज के अंदर है। अगर तो मेरी ये वाटर शेड, ये देख ये वाटर शेड यहाँ से कुछ निकलते इसके साथ लगता और ऐसे यहाँ पे फ्लैट हो जाता, तो फिर ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो टाइल डाउनलोड की थी ये इनकम्प्लीट है, इनसफिशेंट है, हमें इस साइड की भी टाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये तरीका होता है फाइंड करने के लिए कि आपका वाटर शेड जो आपके रीजन के अंदर जो आपने डीएम डाउनलोड किया वो उसके लिए इनफ है कि नहीं। तो अच्छा क्लास, अब आपको एक और डेमो देता हूँ मैं इसी का, जो प्रीवियसली हमने रन किया था। ये था एक्यूमुलेशन ग्रेटर देन 20,000, मतलब 20,000 वाटर की स्टोरेज यूनिट के लिहाज से कि जिसमें 20,000 से ज़्यादा वाटर है कोई समथिंग यूनिट, उतना वो वाली स्ट्रीम सिर्फ जनरेट हो। अगर मैं लिखता हूँ कि एक्यूमुलेशन ग्रेटर देन 5,000, तो मतलब जो 5,000 से ऊपर वाली हैं वो भी अंदर आ जाएंगी। मतलब इस वक्त इसके अंदर 5,000 से 20,000 के अंदर जिसमें एक्यूमुलेशन हो रही है वो स्ट्रीम शो नहीं हो रही, सिर्फ 20,000 से ऊपर वाली जो है सारी उसने शो करवाई है। अगर मैं इसको चेंज करके 50,000 से ऊपर कर दूं तो ये छोटे छोटे नाले भी ख़त्म हो जाए, सिर्फ वो मेन चैनल आपको शो करवाएगा। तो ये अब मैं आपको एक और रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम वही जाएंगे दोबारा रास्टर कैलकुलेटर में। आपने जो करनी है ना एनालिसिस अपनी इसमें लैब में, वो 5,000 का करके देखना है। रास्टर कैलकुलेटर एक्यूमुलेशन ग्रेटर देन 5,000, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रीम 4 का, सेव ओके।
अब नेक्स्ट स्टेप आपको फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, रास्टर टू पॉली लाइन। तो स्ट्रीम 4 आउटपुट में दे देते हैं स्ट्रीम 5, सेव, ओके। अब ये देखें क्लास, ये अभी वाली है और जो पहले रन की थी वो ये है। फ़र्क देखें न, इसके अंदर बेसिकली ज़्यादा है, तो आपने 5000 वाली के साथ ही करके इसको मतलब इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है, जस्ट फॉर ये प्रैक्टिस। वैसे अगर अपने एनालिसिस के लिए आप इसको मल्टीपल करके देख लीजिएगा कि कितनी वैल्यू से आपका स्टडी एरिया की जो आपको स्ट्रीम नेटवर्क है, डिज़ायर्ड स्ट्रीम नेटवर्क वो आ रहा है। इसके बाद आपने इसको क्लिप भी करना है। इस स्टेप में मैं क्लिप नहीं कर रहा, लेकिन आपने क्लिप करना है। मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इस लैब में बेसिकली करना है कि आपने सबसे पहले तो आपने वेबसाइट ओपन करनी है, फिर आपने अपने अकाउंट बनाना है, फिर आपने वहाँ पे स्टडी एरिया को सिलेक्ट करना है, एक टाइल आपने लेनी है, उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड ना मत कीजिएगा, सिर्फ उसका स्टेप को एक दफ़ा मतलब रन कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने मोज़ैक वाले में आप बेहतर यही है कि आप 2 टाइल डाउनलोड कर लें अगर आपके पास नेट अच्छा है। अगर नेट अच्छा नहीं है तो आपको जिस तरह मैं जो टाइल प्रोवाइड करूँगा उसी टाइल को आपने जो है मतलब एक कॉपी करके 2 कर लीजिएगा और उन दोनों को उस मोज़ैक वाले टूल के अंदर डाल के एक डेमो दिखा दीजिएगा कि आपको वो ऑप्शन यूज़ करना आता है। हर स्टेप आपने प्रॉपर डालने हैं, उसमें बैंड भी आपने ऐड करना है, वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। अगला स्टेप है आपके पास वाटरशेड में भी आपने सेम 1 बाय 1 जिस तरह मैंने आपको स्टेप बताए हैं आपने वो ऐड करना है। और काइंडली क्लास स्क्रीनशॉट्स को स्ट्रेच मत कीजिए करें, एक पेज पे एक मतलब 2 स्क्रीनशॉट्स मैक्सिमम। आप क्या करते हैं कि आप उसको इतना कंजेस्टेड कर देते हैं कि कुछ पता ही नहीं लग रहा होता कि अंदर आपने रन किया भी है कि नहीं किया ये। तो ये काइंडली इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो इसके मार्किंग डिडक्शन होगी। तो स्क्रीनशॉट क्लियर हो ताकि उसमें नज़र भी आए कि आपने अंदर कौन सी फाइल ऐड की है। और क्रॉप मत कीजिए करें, क्रॉप करने से भी वो पता नहीं लगता कि कौन सी आपने लेयर यहाँ पे ऐड की है। सिर्फ और सिर्फ उस अक्सर लोग इसको लड़के ना टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रॉप कर देते हैं, वो मत कीजिए करें। तो आपने वाटरशेड की हर स्टेप को फॉलो करना है। रिज़ल्ट मैं आपको दे दूंगा, रिज़ल्ट आपने ऐड करके बता देना कि इसका ये रिज़ल्ट आएगा। फिल, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो एक्यूमुलेशन, उसके बाद हमारे पास पावर पॉइंट, स्नैप पावर पॉइंट, वाटरशेड के बाद फिर फीचर टू पॉलीगॉन, वाटरशेड जनरेट हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपने स्ट्रीम प्रोफाइल जनरेट करना है। उसके लिए रास्टर कैलकुलेटर ओपन करना है। उसमें आपने 5000 की वैल्यू इंसर्ट करनी है। 5000, 10,000 इतनी समथिंग कर दीजिएगा, 5000 बेस्ट है ताकि आप चैनल ज़्यादा आपके पास आएँ। उसके बाद जब आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, उसको आपने रास्टर टू पॉलीलाइन में करके क्लिप कर लेना है, डेट्स इट। अब ये क्लास हाफ लैब है, हाफ लैब जो होगी नेक्स्ट वीक होगी। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। ये सारे जितने भी बाकी स्टेप्स हैं ना हमारे, ये हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। और ये लैब जो होगी ना, ये आपने सबमिट भी कंबाइन करवानी है एज 1, ठीक है। इस लैब को करने के लिए आपके पास 2 वीक्स का टाइम है। हाफ लैब जो होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे और उसकी इन दोनों की सबमिशन एज 1 होगी एक ही लैब में। आपने ये नहीं किया हाफ लैब अभी जमा करवा देनी है और हाफ लैब नेक्स्ट में इकट्ठी करवानी है। ये लैब एक ही है, इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको रन करें, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।